1967 के चुनाव से पहले देश में समाजवादी आंदोलन आकार लेने लगा था। इसमें यादव, जाट, रेड्डी, पटेल व मराठा जैसी पिछड़ी जातियां शामिल थीं, जिनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका था। कांग्रेस में रह चुके राम मनोहर लोहिया के विचार में सन 1952, 1957 व 1962 के चुनाव कांग्रेस द्वारा सतत जीतने पर मतदाता को लगने लगा था कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। इस सोच को बदलने के लिए उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि चुनाव में अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े करने के बजाय सभी पार्टियों को मिलकर कांग्रेस के सामने एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। लोहिया का यह फॉर्मूला काम कर गया और कांग्रेस को कई जगह हार का मुंह देखना पड़ा। देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर महारानी गायत्री देवी ने चुनाव लड़ा और खुद को इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया। जयपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए इंदिरा ने पूर्व राजे महाराजों पर यह कहकर हमला किया, जाओ और महाराजाओं व महारानियों से पूछो कि अपने राज में उन्होंने जनता के लिए क्या किया तथा जनता के धन से ऐश करने वाले इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कितनी जंगें लड़ी। बहरहाल 1967 के चुनाव कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन उसे सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वी कृष्ण अनंत के मुताबिक 1967 के चुनाव ने भारत की सामाजिक व राजनीतिक संरचना को खासी ठेस पहुंचाई, जिसके बाद में दुष्परिणाम दिखते रहे। इस चुनाव में गठबंधन समझौतों के साथ धर्म, जाति आदि के नाम पर भी वोट मांगे गए। नतीजतन सन 1947 से एक साझा परिवार की तरह रहते आए भारत को इससे अपूरणीय क्षति पहुंची। वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा इस तरह के हथकंडे अपनाए जाने का जवाब इंदिरा ने खामोशी से दिया। एक तो यह कि देश के राजे महाराजाओं की संपत्ति उन्होंने भारत सरकार में शामिल कर ली थी, तथा दूसरा देश के बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया। एक झटके में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपने आप में बड़ी घटना थी, जिसने आम नागरिकों का दिल जीत लिया। इंदिरा के इस कदम से आमजन कितने उत्साहित थे, इसका अंदाजा शू शाइन बॉयज यूनियन द्वारा किए गए एक ऑफर से लगाया जा सकता है। यूनियन की ओर से घोषणा की गई थी कि कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वाले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम प्रतिभागियों के जूते पर मुफ्त में पॉलिश की जाएगी। राष्ट्रीयकृत की जाने वाली बैंकों में सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक थी। टाटा द्वारा नियंत्रित इस बैंक में 4 अरब से अधिक रुपए जमा थे। सबसे छोटी महाराष्ट्र बैंक में भी 70 करोड़ रुपए जमा थे। ये उस दौर के मान से बहुत बड़ी बड़ी रकमें थी। गरीबी हटाओ वाले नारे के साथ सन 1971 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी। एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में वे स्थापित थी। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए। इससे इंदिरा को पूरे देश ने सिर आंखों पर बिठा लिया। इतना ही नहीं, तब भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि से भी नवाजा। पाकिस्तान पर भारत की भारी भरकम जीत राष्ट्र के लिए गौरव का विषय थी। इसे 1962 में चीन से मिले घाव की भरपाई भी माना गया। सन 1974 में भारत द्वारा पोखरान में किए गए परमाणु परीक्षण ने इंदिरा का रुतबा देश व संसार में और बढ़ा दिया। इसके बाद 1975 में सिक्किम के भारत में विलय से उनकी छवि एक महान नेता की हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिले कड़वे अनुभवों के कारण उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह नियंत्रण में लेने के प्रयास शुरू कर दिए। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाकर वहां उन्होंने अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बिठाए। जैसे राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया की जगह बरकतुल्ला खान, तो मध्य प्रदेश में श्यामचरण शुक्ला के स्थान पर प्रकाश चंद्र सेठी को गद्दी सौंप दी गई। पार्टी फंड को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।